हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी। जो हिस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी की, किस किस ने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये मेनली 1670 से लेके मैं आपको 2003 तक का बताऊंगी। उसके बाद भी बहुत सारे डिस्कवरी होती रही हैं, बट उनके बारे में मैंने अभी इस पेज पे उस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं दिया गया है, तो मैं आपको 2003 तक का बताऊँगी। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरियाँ जो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। लाइक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, बट ये था कि पहले हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझते थे, तो इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनका यूज़ करते थे अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, और इसीलिए हम उसको ओल्ड बायोटेक बोल देते हैं। लेकिन आज के टाइम में हम जेनेटिक मैनिपुलेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी एडवांस लेवल की है और उसमें हम जेनेटिक मैनिपुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज की हैं अपने टाइम पे, और एक मतलब साइंस को एक अलग लेवल तक लेके गए हैं, जिसमें हम जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको चेंज करके डिफरेंट प्रोडक्ट हमारी जो वैल्यू के होते हैं उनको बना सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारी हिस्ट्री इसमें आते हैं साइंटिस्ट, ये जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है बायोटेक की, जिन्होंने अच्छी अच्छी डिस्कवरीज की हैं। लाइक अगर 6000 BC पहले देखा जाए, तो सबसे पहले उस टाइम पे वाइन का प्रिपरेशन होता था यीस्ट को यूज़ करके, तो ये नेचुरल मेथड था। उसके बाद आज से 4000 BC पहले ब्रेड मेकिंग स्टार्ट किया गया, जिसमें फिर से सेक्रोमाइसिस सेरेशियाई को यूज़ किया गया। उसके बाद था 1670 से लेके 1680 तक यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर कॉपर माइनिंग। कॉपर माइनिंग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता था इस टाइम पर, यानी कि करीबन 10 ईयर्स तक। उसके बाद आप एक लंबा गैप देखोगे, 1680 के बाद डायरेक्ट 1865 में बड़ी डिस्कवरी हुई, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स बाय ग्रिगर मेंडल जो थे, उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सारे जो थे उन्होंने डिफरेंट मतलब कि एक तरीके के लॉ दिए थे। तो ये सब कुछ हुआ था 1865 में, जो कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 ईयर्स का एक पीरियड था जो कि मेंडल का था, और उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे क्रॉसिंग्स वगैरह किए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे 1865 में बहुत अच्छी उन्होंने एक डिस्कवरी दी थी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह से रिलेटेड, तो इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ ग्रिगर मेंडल। 1876 में लुइस पास्चर जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फर्मेंटेशन। याद रखना 1876, क्योंकि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किनको कहा जाता है, लुइस पास्चर को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1876 में। उसके बाद आया 1897 में जो एडवर्ड बुचनर थे, उन्होंने एक्सट्रैक्शन किया था एंजाइम का, यूरिएज एंजाइम। तो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था एंजाइम के बारे में उन्होंने बताया था 1897 में। 1910 में सीवेज प्योरिफिकेशन हुआ था बाय एम्प्लॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका यूज़ करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, इनका यूज़ करके सीवेज को प्योरीफाई किया गया था। वाटर को किस तरीके से प्योरीफाई किया गया था। 1940 में, जहाँ पे मैंने बॉक्स लगा रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो 1910 में क्या हुआ था, सीवेज का प्योरिफिकेशन किया गया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 1940 में प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, दैट इज एसीटोन, ब्यूटेनॉल, ग्लिसरॉल बाय यूजिंग बैक्टीरिया को यूज़ करके इनका प्रोडक्शन किया गया था। 1970 में टर्म जो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म है वो दी थी कार्ल एरिके ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल एरिके ने बायोटेक्नोलॉजी की टर्म 1970 में दी थी। उसके बाद 1928 में डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाई चांस सेरेंडिपिटली, जिसको हम बोल देते हैं, उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, एंटीबायोटिक की, दैट इज पेनिसिलिन। ओके। उसके बाद 1943 में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया था। 1944 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बाय एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। इन तीनों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट शो किया था, और इन्होंने 1944 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इस चीज़ को प्रूव किया था। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये किसने दी थी, बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।
वॉटसन एंड क्री की आपको बेसिक नॉलेज के लिए 1953 में इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया था डीएनए की। 1958 में इन्होंने एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था जो बताता है कि हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम पर एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड हमारा डॉटर स्ट्रैंड जो होता है वो न्यू स्ट्रैंड होता है। तो इस तरीके से डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और ये जो है सबसे पहले किसने प्रूव किया था, मिजल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था 1958 में। उसके बाद 1961 में लैकोपेरोन आया था, मॉडल फॉर जीन रेगुलेशन प्रपोज्ड बाय जैकोब एंड मोनोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैकोपेरोन बेसिकली, ओपेरोन वो होता है जो जहाँ पर बहुत सारे जीन जो होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ एक ही डीएनए की सीक्वेंस पे बहुत सारे जीन हैं, जीन ए बी, जीन सी और जीन डी, इस तरीके से काफ़ी सारे जीन हैं और एक वो सिंगल प्रमोटर के रिस्पेक्ट में कंट्रोल होते हैं, मतलब एक सिंगल प्रमोटर उन सारे जीन को कंट्रोल करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ओपेरोन बनाता है। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक इस तरीके की ओपेरोन यूनिट्स होती हैं। ये बेसिकली हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में इतना ज़्यादा ओपेरोन सिस्टम नहीं होता है। ओके उसके बाद 1961 में आया था लॉन्चिंग ऑफ जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग। 1962 में हुआ था माइक्रोबियल माइनिंग ऑफ यूरेनियम एंड 1962 से 1966 में हुआ था एंटायर जेनेटिक कोड वाज डेसिफर्ड, मतलब जो जेनेटिक कोड है 3 बेसिस से मिलकर जो बनता है एक कोडोन, उसके बारे में 1962 से 1966 के बारे में सारे जेनेटिक कोड, कौन कौन से जेनेटिक कोड कौन कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं वो सब चीज़ें बता दी गई थी। यूनिवर्सल जेनेटिक कोड सिस्टम बता दिया गया था। उसके बाद 1970 में आइसोलेशन ऑफ फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हुआ था, दैट इज EcoRI। और इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि एक तरीके का मॉलिक्यूलर सीजर होता है जो डीएनए को कट करता है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस उसके लिए चाहिए होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ पर वो कट करते हैं। और ये जो है इनका नाम जो है वो फर्स्ट लेटर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि लाइक अगर मैं EcoRI की बात करूँ, EcoRI ये फर्स्ट जो है एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। तो ई जो यहाँ पर है वो जीनस है, CO यहाँ पर स्पीसीज का नाम है लाइक इश्चीरिचिया कोलाई, और R यहाँ पर स्ट्रेन का नाम है, और I जो है यहाँ पर फर्स्ट है एक्चुअली ये। तो ये जब इस स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया गया था तब इसका नाम दिया गया था। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखा जाता है। और ये आइसोलेशन सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का 1970 में हुआ था। 1972 में क्या हुआ था, सिंथेसिस ऑफ tRNA जीन बाय खोराना एट ऑल। खोराना जी ने सबसे पहले tRNA को सिंथेसाइज किया था 1972 में। rRNA जो RNA होता है वो कई तरीके का होता है, mRNA, tRNA, rRNA। तो ये tRNA जो अमीनो एसिड को अटैच करके और फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये tRNA होता है। 1973 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बाय बोयर एंड कोहेन। इन्होंने प्लाज्मिड डीएनए जो है उसको एज अ वेक्टर यूज़ किया था और इस तरीके से इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक नई इस चीज़ में डिस्कवरी दी थी। 1975 में क्या हुआ था, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय कॉलर एंड मिल्स्टीन। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लाइक अगर हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड के वायरसेस अटैक करते हैं तो डिफरेंट काइंड की एंटीबॉडीज़ बनती है, बट हमें अगर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनानी है तो हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और एक पर्टिकुलर काइंड की एंटीबॉडी बनाते हैं जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है। 1976 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA ने इशू की थी फर्स्ट गाइडलाइंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च की। 1976 में सेंगर एंड गिलबर्ट ने मेथड डेवलप किए थे टू सीक्वेंस द डीएनए को किस तरीके से सीक्वेंस करना है, हमें ATCG की जो नंबरिंग है, ATCG की जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से पता चलेगी, ये सब 1976 में सेंगर और गिलबर्ट ने, मैक्सम गिलबर्ट और सेंगर मेथड इसको बोलते हैं, उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद 1977 में फर्स्ट जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफाज 574 सीक्वेंस किया गया था। ये एक तरीके का बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है। तो इसका जीनोम सबसे पहले सीक्वेंस हुआ था 1977 में। 1978 में फंक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इश्चीरिच, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इश्चीरिचिया कोलाई जो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल रखता है, कम करता है। 1980 में साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हुई थी बाय गिलियम एट ऑल एंड 1980 में US सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी पेटेंटेड। द केस वॉज फोर्ट बाय आनंद चक्रवर्ती। इसके बारे में एक अलग ही
पूरी स्टोरी है जो मैं आपको कभी बताऊंगी, जो प्लांट बायोटेक के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में आती हैं। 1981 में क्या हुआ था, फर्स्ट डायग्नोस्टिक किट्स बेस्ड ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अप्रूव्ड इन यूएसए। तो ऐसे डायग्नोस्टिक किट को अप्रूव कर दिया गया था जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के ऊपर बेस्ड थी। 1981 में फर्स्ट ऑटोमेटेड डीएनए सिंथेसाइजर सोल्ड हुआ था। 1982 में यूएस अप्रूव्ड ह्यूमुलिन जो था वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन का एक अल्टरनेटिव बनाया गया था। द फर्स्ट फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन यूज। 1982 में approval given in Europe in the use for the use of first animal vaccine produced by rDNA technology. 1983 में use of TI plasmid to genetically transform plant, agrobacterium mediated transfer बोलते हैं इसको। इसमें जो प्लांट कहीं पर वुंड हो जाता है प्लांट के अंदर, तो वहाँ से कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और फिर अपना TDNA जो होता है TI प्लाज्मिड का उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद जो हम इसको TDNA को यूज़ कर सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए प्लांट के मटेरियल को, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को। 1987 में जीन ट्रांसफ़र बाय बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये डायरेक्ट मेथड होते हैं। 1988 में पॉलीमरेज चेन का डेवलपमेंट हुआ था जो डीएनए के सैंपल को एम्पलीफाई कर देती है। 1988 में यूएस पेटेंट ग्रांटेड हुआ था टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड माउस। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, याद रखना। 1992 में फर्स्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस हुआ था और 1997 में फर्स्ट मैमेलियन शिप डोली जो बनी थी वो बनी थी न्यूक्लियर क्लोनिंग से, जिसमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हुई थी। 2001 में ह्यूमन जीनोम जो फर्स्ट मैमेलियन जीनोम था वो सीक्वेंस किया गया था और फर्स्ट प्लांट जीनोम जो कि अरेबिडोप्सिस थैलियाना का था वो सीक्वेंस हुआ था 2000 में। फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस हुआ था 1996 में, दैट इज आर बेकर यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सीरिवेशियाई। जेनेटिक और फिजिकल मैप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम इलुसिडेटेड इन 1994 से 1995 में। तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा मैं आपको चार्ट दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो और इस तरीके से आप ये पूरी हिस्ट्री याद कर सकते हो। उसके बाद भी 2003 के बाद भी आप आगे की हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।